का सारथी। नमस्कार, हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे खानदानी लुटेरा कौन, योगी का तीखा वार। हम बात कर रहे हैं, आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार जारी है। शुक्रवार को रक्सौल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए आरजेडी को निशाने पर लिया और जमकर हमला भी किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी के बहकाव में आने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि आपकी जमीन हड़प ली है, वो नौकरी क्या देंगे? ये लोग नौकरी क्या देंगे जो पशुओं का चारा भी खा जाते हों? ये केवल गरीब का राशन हड़पने के लिए धोखा देने का काम कर रहे हैं। इनके झूठ फरेब में आने की आवश्यकता नहीं है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के लिए लगातार बिहार में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान महागठबंधन के जो दल हैं उन पर खास तौर पर निशाना साध रहे हैं। और सबसे खास तौर पर अगर निशाने की बात करें तो उनके निशाने पर आरजेडी और कांग्रेस है, क्योंकि लगातार आरजेडी पर भ्रष्टाचार, जंगल राज का आरोप जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगाते नजर आ रहे हैं। उस दौर की याद दिलाते नजर आ रहे हैं जिस दौर में लालू प्रसाद यादव का वहां शासन था, किस तरीके से जंगल राज था, चारा घोटाले में किस तरीके से लालू यादव का नाम आना, और उस पर कहीं ना कहीं कुल मिलाकर इन गंभीर जो मामले हैं उस पर योगी आदित्यनाथ लोगों को ध्यान आकर्षित कराते नजर आए। तो उन्होंने कहा कि जो जमीन हड़पने वाले लोग हैं वो नौकरी क्या देंगे। तो बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दहाड़ जो है वो लगातार जारी है। ये डबल इंजन की सरकार है। आपसे कहती है राशन मुफ्त देंगे, आपसे कहती है बिजली का कनेक्शन मुफ्त देंगे, रसोई गैस का कनेक्शन मुफ्त देंगे, स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त देंगे। यह केवल एनडीए कर सकती है। एक तरफ नौजवानों के लिए रोजगार और दूसरी तरफ माता और बहन को सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ लखपति दीदी बनाने का अभियान। हर माता और बहन के खाते में 1,41,00,000 माताओं और बहनों के खातों में अब तक 10,000 रुपए हर एक के खाते में आ गया है। और अभी तो ये रिहर्सल है, शुरुआत है। जब परिणाम आएंगे 14 नवंबर को, फिर एक बार एनडीए सरकार आएगी तो बाकी माताओं और बहनों को और भी सम्मान मिलने वाला है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव में लगातार दहाड़ रहे हैं। आपको बता दें, दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बिहार के अन्य तमाम जो क्षेत्रों में है जो जनसभाएं हैं वो आयोजित हो रही हैं। अखिलेश जी हमारे विशेष संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो स्टार प्रचारकों में पहले नंबर पर वो कहीं ना कहीं माने जाते हैं। जो बाकी मुख्यमंत्रियों की दौड़ में अगर देखें तो उनकी डिमांड जो है बिहार में है, और इसी को देखते हुए पार्टी और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वो मुख्यमंत्री को लगातार आमंत्रित कर रहे हैं। जनसभाओं में उनके भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री लगातार विपक्षियों पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, मैं बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं और उनकी डिमांड भी एनडीए के प्रत्याशियों से लगातार बिहार में बनी हुई है। इसी कड़ी में जब आज योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री बिहार में जब प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने जब एनडीए के तरफ से प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया और बिहार की जनता से वोट देने की अपील करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को कभी आप लोग वोट मत देना जिन्होंने आपकी जमीन हड़पी। यानी जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे उस दौरान उन्होंने नौकरी के बदले जो जमीनें ली थी, जो मुकदमा अभी दिल्ली में चल रहा है, उसका हवाला देते उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर हमला करते हुए राष्ट्रीय जनता दल को निशाना बनाया। दूसरा, योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा गया कि जो पार्टी के नेता चारा खा गए हैं ऐसे लोग दूसरे लोगों को नौकरी क्या देंगे, इसलिए तुम लोग सतर्क रहो, बटना नहीं है, सतर्क रहना है। और बिहार विधानसभा चुनाव के समय जो वोटिंग करना है उसमें दो चीजों को साफ तौर से ध्यान रखना है। पहली ये है कि जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने, जिस पार्टी ने आम लोगों की जमीनों को लूटा है वो नौकरी क्या देंगे, जिन लोगों ने चारा खाया है वो दूसरों को नौकरी क्या देंगे। तो उन्होंने कहा कि जनता को होशियार रहना है, बिहार चुनाव में अलर्ट रहना है और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशियों और
के प्रत्याशियों और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को ध्यान रखना है कि सरकार बनाने के लिए जो अपील कर रहे हैं उसको लेकर लगातार जो बयानबाजी हो रही है। फिलहाल कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के विधानसभा चुनाव में रैलियों को संबोधित करते हुए बिहार की जनता से कटने और बंटने की अपील करते हुए और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशियों से और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के वोट न करने की अपील की है। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जमीन हड़पने वाले नौकरी क्या देंगे, ये बोलते हुए दहाड़ते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब हम बात करेंगे ठगी का शिकार टीएमसी सांसद 55 लाख उड़ाए। आपको बता दें तृणमूल कांग्रेस के नेता और 4 बार के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी के साथ एक बड़ी साइबर धोखाधड़ी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार उनके निष्क्रिय पड़े इस भारतीय स्टेट बैंक खाते को फर्जी दस्तावेजों के जरिए फिर से सक्रिय किया गया और इससे 55 लाख रुपए से अधिक की रकम निकाल ली गई। कोलकाता में एसबीआई की हाईकोर्ट शाखा ने इस मामले में साइबर अपराध थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। बैंक की शिकायत के मुताबिक साइबर अपराधियों ने जाली पैन और आधार कार्ड तैयार किए, जिन पर कल्याण बनर्जी की तस्वीर लगाई गई। इन जाली दस्तावेजों की मदद से अपराधियों ने उनके पुराने खाते की केवाईसी अपडेट कर दी। इसके बाद 28 अक्टूबर को खाते में दर्ज मोबाइल नंबर भी बदल दिया गया, जिससे उनके खाते पर पूरा नियंत्रण मिल गया। কত বড় ক্ষমতা আছে ওর বাবা অমিত শাহ কি করে ফেরত নিয়ে যাও কে দেখবো আয় সুকান্ত আয় সিআইএসএফ ছাড়া আসবে আয় চলে কত তোর লোক আছে আর আমরাও লোক নিয়ে যাব আমাদের লোক কোনো সিআইএসএফ থাকবে না কোনো বিএসএফ থাকবে না কোনো পুলিশ থাকবে না। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, वैसे तो साइबर फ्रॉड लगातार देश भर में ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी भी शिकार हो गए और उनके खाते से 55 लाख रुपए उड़ा दिए गए। क्या कुछ है अपडेट? देखिए मनोज, कल्याण बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के 4 बार के सांसद हैं और पश्चिम बंगाल से बड़े नेता ममता बनर्जी माने जाते हैं और अक्सर वो संसद भवन में लोकसभा में चर्चा का विषय और केंद्र भी बने रहते हैं। फिलहाल कल्याण बनर्जी का जो अकाउंट था वो बैंक में था, लंबे समय से निष्क्रिय था, उसकी केवाईसी नहीं की गई थी। फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों ने उनके साथ साइबर ठगी का काम किया और साइबर ठगी के जरिए 55 लाख रुपए उनके अकाउंट से निकालने के पहले उनके आधार कार्ड में फोटो बदला दिया, आधार कार्ड को अपडेट किया गया केवाईसी में, फिर उसके बाद उनका मोबाइल नंबर बदला दिया, उस पर ओटीपी लेके 55 लाख रुपए का जो धोखाधड़ी उनके अकाउंट के साथ की, यानी कल्याण बनर्जी के अकाउंट से 55 लाख रुपए की साइबर ठगी की गई। फिलहाल इसकी जानकारी मिलने के बाद कल्याण बनर्जी ने कलकत्ता पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है और उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल ये देखना होगा कि कल्याण बनर्जी की शिकायत पर साइबर पुलिस पश्चिम बंगाल जांच करती है, किन लोगों ने इसमें उनके आधार कार्ड में छेड़खानी करके फोटो बदला, नंबर अपडेट किया, क्या इसमें स्टेट बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं। साइबर अपराध करने वाले लोग जिन्होंने 55 लाख रुपए सांसद कल्याण बनर्जी के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, उसमें कौन कौन शामिल है, साइबर ठगों के साथ क्या बैंक के कर्मचारी भी शामिल है, इस पर गौर करना होगा। जो साइबर पुलिस वहां की जांच करेगी तो उसमें क्या निकलता है ये सब देखना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े नेता के अकाउंट से ठगी हो जाना, इतने बड़े नेता के डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी कर लेना, मोबाइल नंबर को अपडेट कर देना अकाउंट में और आधार कार्ड का फोटो बदलकर 55 लाख रुपए की साइबर ठगी कर लेना, ये बड़ी बात कहा जा सकता है। क्योंकि इसने बड़े, जब किसी नेता को जब साइबर ठग या फिर बैंक का कोई कौन मिला हो सकता है, शामिल हो सकता है, तो छोटे लोगों के साथ क्या होगा ये देखना होगा। मनोज। बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं जो खास लोग जो इस तरीके से साइबर ठगों के शिकार बन रहे हैं, तो आम आदमी की जो सुरक्षा है, उनके जो महत्वपूर्ण जो खाते हों या अन्य चीज़ें हों, उनकी सुरक्षा पर भी निश्चित रूप से सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। और अब हम बात करेंगे 1875 से 2025 तक वंदे मातरम के 150 साल। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देश भर में उत्सव मनाया जा रहा है। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखे गए इस गीत ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अमर भूमिका निभाई।
ये गीत आज भी मातृभूमि के प्रति समर्पण, एकता और स्वाभिमान का प्रतीक है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर का उद्घाटन समारोह हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर स्मरण उत्सव की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को इससे अलग कर दिया गया था, इस गीत की आत्मा को इससे अलग कर दिया गया था। वहीं देश भर में 7 नवंबर को जिला और तहसील स्तर पर तक विशेष आयोजन शुरू हुए हैं। इस अवसर पर डाक टिकट, स्मारक सिक्का और वंदे मातरम पर आधारित प्रदर्शनी भी जारी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर लोक भवन लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन हुआ। स्वदेशी अपनाने का संकल्प भी इस दौरान लिया गया। देशी हुकूमत ने 1905 में बंग भंग के माध्यम से भारत की भुजाओं को काटने का दुस्साहसिक निर्णय लिया था। उस समय भी इस गीत ने पूरे भारतवासियों को एकजुट होकर के इसका प्रतिकार करने की एक नई प्रेरणा दी। आपने देखा होगा उसके बाद के कालखंड में लगातार कोई भी क्रांतिकारी फांसी के फंदे को चूम रहा है, लेकिन उसके मुंह से एक ही मंत्र निकलता है, वह वंदे मातरम का। भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान हम इस बात को देखते हैं कि जब भी कोई उस समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कोई भी स्लोगन दिया, वंदे मातरम उसका हिस्सा बना। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं इस रचना के, और इसकी वजह से न सिर्फ देश भर में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं और राष्ट्रीय गीत को नमन किया जा रहा है। क्या कुछ अहम जानकारी? भारतीय जनता पार्टी हो या साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार या देश की जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उनके द्वारा जो है 150 वर्ष के पूरे होने पर वंदे मातरम गीत को लेकर के जो है जगह जगह आयोजन किए गए। और इस आयोजन में अगर देखा जाए तो देश भर में 150 जगह ऐसी थी जहां पर आज वंदे मातरम को लेकर के जहां पर ये गान हुआ वहां पर, और ये प्रोग्राम हुए देखने को मिले। और अगर यूपी को लेकर के कहें तो करीब 18 जगह जो है इस प्रोग्राम को किया गया। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से जो है आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उनके द्वारा भी सुबह 9:30 बजे इस गान के साथ जो है उनकी प्रतिक्रिया सामने देखने को मिली। उनके द्वारा इस गाने के वंदे मातरम गाने का जो है महत्व उनके द्वारा बताया गया, किस तरीके से आजादी से लेकर के जो है इस वंदे मातरम गाने के तहत जो है अपने देशवासियों ने जो है इस पर क्या क्या किया। उनके द्वारा सभी उनके संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता को बताया गया। 10 बजे के आसपास जो है प्रधानमंत्री जी ने भी दिल्ली के स्टेडियम से जो है वहां पर वंदे मातरम का गीत गाने करने के बाद जो है वंदे मातरम का, उसके बाद उनके द्वारा भी प्रक्रिया, तो वहां पर विपक्षी दल भी आपने लगातार इस पर निशाना साध जरूर रहे। लेकिन जिस प्रकार से ये प्रोग्राम की तैयारी की गई थी, पूरे देश भर में की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो पूरे देश भर में जो है इस 150 वर्ष के निश्चित रूप से मनीष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस उत्सव में भाग लिया। वंदे मातरम का राष्ट्रव्यापी उत्सव जो है पूरे देश में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस स्मरण उत्सव का उद्घाटन किया। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम सख्त। आप देख रहे हैं के न्यूज। तो ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अहम निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी आवारा पशुओं को सड़कों, राज्य के हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्गों से हटाया जाए।
सर्वोच्च न्यायालय ने इसे लेकर राज्यों के साथ साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नगर पालिकाओं को भी निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आवारा पशुओं को हटाने के लिए हाईवे पर निगरानी टीमें बनाई जाएं, जो उन्हें पकड़कर सड़कों से हटाएंगे और शेल्टर होम्स में रखेंगे। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में आगे आवारा कुत्तों के मुद्दे पर भी आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि रोड पर जहां पर हम आपको बताया कि कोर्ट ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, बस और रेलवे स्टेशनों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उन्हें शेल्टर होम में जगह दी जाए। साथ ही उन्हें टीकाकरण के बाद भी उसी इलाके में न छोड़े जाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ ने सुनवाई के दौरान कुत्तों के काटने के मामले में चौंकाने वाली बढ़ोतरी की बात कही और आदेश दिया कि अधिकारी आवारा कुत्तों को पकड़ने के बाद उन्हें शेल्टर में टीके दिए जाएं। इसके बाद उन्हें पुरानी जगहों पर न छोड़ा जाए। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को दोबारा न घुसने देने के इंतजाम तय किए जाए। और अब हम बात करेंगे भुगतान रोका, ठेकेदार भड़के। खबर उन्नाव से है, जहां जिला पंचायत कार्यालय में ठेकेदार ने अवर अभियंता पर हमला कर दिया है। जय आनंद नारायण ने गुणवत्ता विहीन कार्य का भुगतान रोकने पर ठेकेदारों ने उन्हें पीट दिया, जिसके बाद 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पीड़ित अभियंता का आरोप है कि ठेकेदारों ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग भी किया। घटना के बाद जिला पंचायत में अफरा तफरी मच गई है। घंटों हंगामा चलता रहा। मारपीट की पूरी घटना CCTV में कैद बताई जा रही, लेकिन DVR गायब मिला है। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रतीक सिंह ठेकेदार हैं। उनकी एक साइट चल रही थी हिलौली विकासखंड में, काशीखेड़ा ग्राम पंचायत में CC का कार्य चल रहा था। उसी कार्य में गुणवत्ता को लेके JE और ठेकेदार के बीच कुछ सीमेंट को लेके तू मैं हुआ था। तो इस विषय पे ठेकेदार ने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने ठेकेदार को बुलाया था कार्यालय, आप आओ 12 बजे के आसपास, आपकी जो समस्या है हम देखेंगे क्या मैटर है। तो ठेकेदार को मैंने बुलाया था। हमने ठेकेदार से ये कहा कि भाई आप थोड़ा सुधार करो, आप लोग कार्यों में सुधार करो, अन्यथा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कार्यों का भुगतान करने के लिए। जिस समय ये घटनाक्रम हुआ उस समय मैं क्षेत्र में थी और हमें अभियंता के द्वारा इस प्रकरण को बताया गया और जो तहरीर दी गई, हमको भी पत्र लिखा गया संबंधित अवर अभियंता द्वारा। उसके द्वारा बताया गया कि उसके 2 प्रकरण, एक हिलौली में CC और एक जालापुर ग्राम में एक नाले का, ये 2 प्रकरण ऐसे थे जिसपे कार्य जो हैं अभी गुणवत्ता विहीन थे। और अब हम बात करेंगे प्लेनवाद पहाड़वाद की मुखालफत। खबर लक्सर से है, जहां विधानसभा सत्र में लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद द्वारा मूल निवास के मुद्दे व पहाड़ में पलायनवाद के मुद्दे पर भाजपा से खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद के बयान का समर्थन किया। उन्होंने ये भी कहा कि किसी एक व्यक्ति के कहने से उत्तराखंड का स्वरूप नहीं बदल सकता है। उन्होंने कहा कि वह प्लेनवाद और पहाड़वाद की बात को सिरे से खारिज करते हैं। उत्तराखंड में सब एक समान है। वहीं दूसरी तरफ कानपुर में से मौजूदा विधायक उमेश कुमार ने भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय के हरिद्वार का पानी बंद कर देने के बयान को हल्का बताया और कहा कि ये बहुत हल्की बात है, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हरिद्वार, लक्सर और कानपुर क्षेत्र में तो 20 फीट पर पानी निकल आता है, हम तो बोरवेल से पानी ले लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मुद्दा गैरसैंण का है, लेकिन इससे घुमाया गया है। मूल निवास का मुद्दा उठाया गया। उन्होंने कहा कि मूल निवास की बात सीधे जो व्यक्ति वर्ष 2000 से पहले से हरिद्वार में रह रहे हैं उसे उत्तराखंड का मूल निवासी माना जाए। उन्होंने कहा कि अपने हक की बात करना, अपने मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ना, पहाड़ प्लेन नहीं हो। आपको बता दें
प्लेन नहीं होता। अपने हक और सम्मान की लड़ाई हम लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सीमा में रहने वाला हर कोई उत्तराखंडी है और यदि कोई प्यार से बोलेगा तो हम भी जय पहाड़ी बोलेंगे, लेकिन कोई अहंकार से बोले तो हम जय पहाड़ी नहीं बोलेंगे। किसी एक के कहने से क्या कुछ हो जाता है? क्या एक मछली तालाब को बदल देगी? ऐसा नहीं है। उत्तराखंड सबका है, इसमें कोई वाद नहीं, ना पहाड़वाद ना मैदानवाद, सभी की बराबर अधिकार हैं और हम उस बात को सिरे से खारिज करते हैं। भाई शहजाद जी ने, विधायक जी ने जो बात कही, हम उसका समर्थन करते हैं। वो कल बंद करते, आज करते। हमारे पास तो बोरवेल से खादर में तो 20 फुट पे पानी है। हमारे पास तो इतना पानी है, हम यहाँ से ऊपर सप्लाई कर देंगे। तो ये बातें बहुत हल्की बातें हैं, नहीं कहनी चाहिए। दूसरी बात, आप मूल निवास की बात करते हो। आपने गैरसैंण राजधानी की बात की, मूल मुद्दा था गैरसैंण राजधानी। हमने आपका समर्थन किया, लेकिन मूल निवास पे आपका समर्थन 1950 के हम नहीं कर सकते। सन 2000 से पहले जो व्यक्ति इस जनपद में रह रहा है, इस उत्तराखंड में रह रहा है, वो इस राज्य का मूल निवासी है। तो फिलहाल स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।